बच्चों, मेरा नाम है दीक्षित। आप देख रहे हैं हैरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव पाचन तंत्र होता क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे पाचन। अब जो ये पाचन होता है, पाचन क्या करता है? जो भी जटिल पोषक पदार्थों का एंजाइम के द्वारा सरल रूप में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। ये तो आपने देखी परिभाषा देखी। अब पाचन, अब ये जटिल पोषक पदार्थ होते किस में? भोजन के अंदर होते हैं। तो भोजन के अंदर क्या होता है? कुछ मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन होती है और कुछ मात्रा में खनिज लवण भी होते हैं। ये क्या होते हैं? भोजन के मुख्य अवयव होते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं। तथा कुछ मात्रा में हम जल को भी ग्रहण करते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वो क्या करते हैं? उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। किस प्रक्रिया में भाग लेता है? उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेता है। जो जल हम ग्रहण करते हैं कौन सी प्रक्रिया में भाग लेता है? उपापचयी प्रक्रिया में भाग लेता है। अब देखते हैं जो ये पूरा मानव पाचन तंत्र वो क्या हुआ? पूरे आहार नाल से बना होता है। आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल जो होता है वह क्या होता है? मुख से प्रारंभ, शरीर के अग्रभाग मतलब मुख से प्रारंभ होकर शरीर के पश्च भाग में गुदा के द्वारा बाहर निकलता है। कहाँ बाहर निकलता है? गुदा के द्वारा निकलता है। अब हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र में आहार नाल देखते हैं। उस आहार नाल में को प्रारंभ कहाँ होता है? मुख, जो बाहर की तरफ जो ये होठ होते हैं वो मुख होता है, और मुख के बाद जो ये खाली वाला भाग होता है उसको मुख गुहा बोलते हैं। जो दो जबड़ों के मध्य जो खाली वाला भाग होता है वो मुख गुहा होता है, जिसके अंदर क्या होता है? दांत होती है, जीभ होती है और ग्रंथि, लार ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद मुख गुहा के बाद ये भाग कहाँ खुलता है? ग्रसनी में खुलता है। उसके बाद आगे का जो भाग होती है ग्रसनी कहलाती है, जो क्या होती है? वायु तथा भोजन दोनों का पद होता है। इसमें वायु भी जाती है और भोजन भी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके आगे का भाग होता है वो ग्रसिका कहलाता है। ग्रसिका के बाद जो भोजन होता है वो क्या होता है? जे आकार का जो होता है उसे आमाशय बोलते हैं, आमाशय में जाता है। फिर आमाशय के बाद ये जो भोजन होता है वो क्या होता है? यू आकार की एक ग्रहणी होती है, उस ग्रहणी के अंदर जाता है। तथा फिर क्या होता है? वहाँ से यह भोजन होते होते फिर ये बड़ी आंत में जाएगा। फिर बड़ी आंत से फिर वो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में भोजन जाएगा। उसी प्रकार से हमने देखा कि ये पूरी हमने आहार नाल देख ली। इस आहार नाल के अंदर क्या होते हैं? 4 प्रकार की लहर भी पाई जाती है, जिसे हम आगे की ओर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र आहार नाल वह सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। इनमें जो आहार नाल, फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा आहार नाल, हम पढ़ रहे हैं आहार नाल। आहार नाल में क्या होता है? आहार नाल के अंदर कौन कौन सी संरचना होती है? सबसे पहली जो संरचना होती है मुख होती है, दूसरी जो होती है मुख गुहा होती है, तीसरी जो होती है ग्रसनी होती है, फिर चौथी संरचना होती है ग्रसिका। फिर ग्रसिका के बाद फिर ये जाता है, भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। पांचवी जो संरचना होती है वो कहाँ हो जाती है? फिर ग्रहणी में जाता है। फिर छठी जो संरचना होती है वो आंतों में जाता है। आंत के अंदर क्या होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आती है। ये हो गया हमारा आहार नाल की संरचना हो गई। उसके बाद कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी होती है, वो सहायक ग्रंथियाँ हम आगे की ओर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आहार नाल के अंदर सबसे पहले हम किसका इसका अध्ययन करेंगे? मुख के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मुख है वो कहाँ खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में खुलता है। अब मुख गुहा में होते क्या क्या है? जो मुख गुहा के अंदर होते हैं, क्या क्या होता है मुख गुहा के अंदर? एक तो दांत होते हैं, जीभ होती है, कुछ लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, इनमें सब होता है। अब मुख गुहा के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, मुख गुहा के अंदर संरचना देखेंगे। अब मुख जो होता है मुख गुहा में खुलता है। अब मुख गुहा में होते क्या है? एक तो मुख गुहा में दांत होती, जीभ होते हैं, जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियाँ होती है, अब सबसे पहले हम आहार नाल की पहली स्ट्रक्चर करते हैं। सबसे पहला संरचना पढ़ते हैं दांत पढ़ेंगे। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार
के दांतों की व्यवस्था होती है। 3 प्रकार के दांतों की व्यवस्था होती है। अब इनमें जो पहली जो व्यवस्था होती है गर्त दंती होती है। कौन सी होती है? गर्त दंती। जो दूसरी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है? द्विबार दंती। और तीसरी जो होती है विषम दंती। अब हम देखते हैं पहली गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब क्या है? अब इस गर्त दंती का मतलब ये होता है कि जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, जो ये दांत होते हैं वह जबड़ों में बने साँचे में स्थित होते हैं और वो सही रूप से लगे होते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, वह क्या कहलाती है? गर्त दंती कहलाती है। अब गर्त दंती के बाद हम पढ़ते हैं दूसरी जो व्यवस्था होती है हमारे दांत में, वो कौन सी होती है? दूसरी जो व्यवस्था होती है द्विबार दंती। कौन सी? द्विबार दंती। द्विबार दंती के अंदर क्या होता है कि यह अस्थायी दांत से स्थायी दांत में परिवर्तन होती है। किसमें परिवर्तन होती है? अस्थायी दांत से स्थायी दांत में परिवर्तन होती है। अब हम समझते हैं स्थायी दांत होता क्या है। पहले पढ़ते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत होते किसमें? तो अस्थायी दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? चाइल्ड में होते हैं। जैसे कि दूध के दांत बाद में जाके किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? स्थायी दांत में परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसको द्विबार दांत। एक बार तो चाइल्ड के दांत है, उसके बाद फिर स्थायी दांत में परिवर्तन है। परमानेंटली टीथ में 2 प्रकार के हो गए। अब हम देखते हैं तीसरी जो होती है विषम दंती दांत। अब विषम दंती दांत क्या होते हैं? जिसका कार्य और संरचना अलग होती है। कार्य व संरचना भिन्न हो, इस प्रकार की व्यवस्था वाले। क्योंकि कार्य क्या होता है? जैसे भोजन के कुछ 4 प्रकार आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। जैसे क्राउन, नीक, ये उसके क्या आगे के भाग होते हैं। अब विषम दंती दांत देख रहे हैं, उसमें कार्य और संरचना भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को विषम दंती कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है उसको बोलते हैं कृंतक। क्या होता है? कृंतक। जो पहला प्रकार होता है वो कौन सा होता है? कृंतक होता है। उसका जो दूसरा जो प्रकार होता है वो कौन सा प्रकार होता है? दूसरा जो होता है रत्नक होता है। क्या होता है? रत्नक। जो तीसरा जो होता है वो क्या होता है? चवर्णक होता है। जो चौथा होता है वो क्या होता है? अग्रचवर्णक होता है। ठीक है। अब जो कृंतक होता है, कृंतक कितने होते हैं? अब इसमें देखेंगे जो कृंतक होता है, रत्नक होता है, जो चवर्णक होता है, जो अग्रचवर्णक होता है, वो उसके कार्य क्या होते हैं। देखते हैं कृंतक का जो कार्य होता है भोजन को कुतरने के काम आता है। जो रत्नक होता है जो भोजन को चीरने के लिए काम आता है। जो चवर्णक होता है वो क्या करता है? भोजन, ये चवर्णक और अग्रचवर्णक ये दोनों प्रकार के जो दांत होते हैं ना, वो क्या करते हैं? भोजन को चबाने के लिए काम आते हैं। अब हम इनकी संख्या देखेंगे तथा इनका सूत्र देखेंगे। सबसे पहले जो कृंतक, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? इसको लिखा था ICPPM के हिसाब से लिखा जाता है। आई का मतलब होता है आई मतलब कृंतक, फिर होता है रत्नक, फिर चवर्णक, फिर अग्रचवर्णक। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। अब इनको सबसे पहले हम देखते हैं कि अडल्ट में दांत का जो सूत्र हो, देखो 1-2 प्रकार के हम देखेंगे। एक तो अडल्ट में देखेंगे मतलब वयस्क में देखेंगे, और दूसरा अगर हम चाइल्ड में देखेंगे। चाइल्ड का मतलब बच्चे में देखेंगे। बच्चे में कितने, देखो अडल्ट में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है लेकिन इनका नाम जो होता है वो सेम ही होता है। जैसे कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, इनके जो दांत होते हैं। सबसे पहले कृंतक में ऊपरी जबड़े में 2, निचली जबड़े में 2। फिर जो तीसरे जो दांत होते हैं उसके बाद हम देते हैं रत्नक में क्या होता है कि ऊपर जबड़े में 1, निचली जबड़े में 1। चवर्णक फिर से आता है, फिर चवर्णक। जो चवर्णक होता है ऊपरी जबड़े में कितना होता है? ऊपरी जबड़े में 2, निचली जबड़े में 2। फिर आता है चवर्णक, ये चवर्णक। फिर ये होता है अग्रचवर्णक जो ऊपरी जबड़े में होता है 3 और निचली जबड़े में होता है 3। अब इस देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? 21, 23,
बटे 21-23 यानी ऊपरी जबड़ा और नीची जबड़ा इसके दांतों की व्यवस्था होती है। अब हम समझते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ऊपरी जबड़े में 2, नीची जबड़े में 2, ये सब ये थे, तो इसको जोड़ते हैं 2 3 2 4 5, ये ऊपरी जबड़े में कितने कितने होगा टोटल 8 और नीचे जबड़े में कितने 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16/16। अब इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 दांत हमारे वयस्क अवस्था में होते हैं। उसी प्रकार से जो चाइल्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2102/2102 इसका सूत्र होता है। फिर से हम आपको समझाते हैं दांतों की व्यवस्था। दांत कितने प्रकार का होता है? जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दांत होता है वो क्या होता है कृंतक होता है, दूसरा होता है चवर्णक होता है, फिर तीसरा जो होता है वो रत्नक होता है और जो चौथा होता है अग्रचवर्णक होता है। फिर से बोलता हूँ कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्ण, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब इसको किससे लिखते हैं? ICPPM के आधार पर लिखा जाता है। IC का मतलब होता है, अब दांतों की जो व्यवस्था होती है जबड़ों में कैसी होती है? ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े में दांतों की जो व्यवस्था होती है, ऊपरी जबड़े में क्या होता है कि जो दांत होते हैं कृंतक होते हैं 2 होते हैं, नीचे जबड़े में 2 होते हैं, रत्नक 1, रत्नक नीचे जबड़े में 1, फिर चवर्णक 2, नीचे भी 2, फिर अग्रचवर्णक 3, नीचे। इस प्रकार से इनको टोटल करा 8 × 2 करेंगे 16/2, वापिस से करेंगे तो कि 32 दांत अडल्ट में होते हैं और चाइल्ड में 20 दांत होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे का देखते हैं। अब दूसरी जो हमने संरचना देखी, अब दांत के प्रकार देख लिए, इसके फॉर्मूले देख लिए। अब दांत, अब क्या ये जो दांत देखो, ये जो दांत होता है ना वो होता क्या है देखते हैं हम। दांत इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? जो ऊपरी भाग होता है ना वो इनेमल से बना होता है। जो दांत का जो ऊपरी भाग होता है किससे बना होता है? इनेमल से बना होता है। इनेमल से बना होता है। जो इनेमल होता है वो क्या होता है? जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है। अपने पूरे जो जंतु जगत होता है उसका सबसे कठोरतम भाग होता है। कठोरतम भाग मतलब समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन आता है कि जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो इसमें से ऑप्शन दिया होता है, तो उस ऑप्शन में कौन करना है? इनेमल। ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है और दांत के ऊपर की परत बनाता है। ठीक है, इसके नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? डेंटिन कहलाता है। और ये जो डेंटिन होता है वो क्या कहलाता है? जो डेंटिन होता है दांत का अधिकतम भाग यही होता है। जो दांत का अधिकतम भाग, दांत का अधिकतम भाग इसी का होता है। ठीक है, अब हम देखें इसके अंदर क्या होती है। कुछ ये जो होते हैं क्या होते हैं? मसूड़ों के नहीं, मसूड़ों के नीचे लगे होते हैं। इसके अंदर से कुछ वेसल से निकलती है। वेसल का मतलब नलिका आती है, रक्त नलिका आती है, जिसके द्वारा से इनको क्या होता है? पोषण, दांतों को पोषण मिलता है और रक्त पहुंचता है, उसका रक्त का आदान प्रदान होता है। ये तो दांत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें मुख गुहा में दूसरा जो भाग होता है किसका होता है? दूसरा जो हम देखते हैं मुख गुहा में किसका भाग होता है? मुख गुहा में देखते हैं हम जीभ, जीवा। जीवा क्या है? एक जीवा एक स्वतंत्र रूप से, अब स्वतंत्र होती है मतलब इसको स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम जाती है, मतलब स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य पेशी है। पेशी, ठीक है। ये क्या होती है? ये सबसे स्मूथ मसल होती है जीवा। इसके बाद देखते हैं जो जीवा होती है, जीवा क्या होता है? जैसे कि अपन जीवा को समझते हैं, जीवा होती क्या है। अब जो मुख गुहा है, जैसे ये जीभ का है, ये जीभ है। अब जीभ किसी से तो नीचे जुड़ी होगी। जो जीभ जो होती है वो मुख गुहा के बेस के द्वारा जब जुड़ी होती है, किसके द्वारा जुड़ी थी? जो मुख गुहा जो होता है हमारा, मुख का जो नीचे का भाग होता है वो फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। किससे? फ्रेनुलम के द्वारा जीभ जुड़ी होती है। इसके जो पीछे का जो भाग होता है वो हायोट बोन्स के द्वारा जुड़ा था। हायोट बोन्ड के द्वारा यह जुड़ी होती पीछे भाग से। अब इस जीभ में क्या होता है? कुछ पेपिला होते हैं। पेपिला का मतलब होता है स्वाद कलिका होती है। क्या होती है? स्वाद कलिका होती है, जो सफ़ेद रंग की होती है। अपने ऊपर जीभ के ऊपर जो सफ़ेद लेयर होती है वो, अब क्या होता है कि जो स्वाद कलिका होती है वो क्या करती है? हमारे भोजन के स्वाद का पता लगाती है। तथा इस स्वाद कलिका के कारण क्या होती है? इस लार बनती है। क्या बनती है? लार बनती है। क्या बनती है? लार बनती है। इस लार के द्वारा क्या होता है कि इस लार के द्वारा क्या निकलता है? लार एमाइलेज एंजाइम निकलता है। यह एंजाइम जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मतलब क्या होता है कि ये मुख गुहा में
एंजाइम जो होता है क्या करता है, जैसे हम कोई भोजन खाते हैं, अधिकतर जिसका पाचन जो होता है वो मुख गुहा में होता है। क्योंकि क्या होता है, जब सबसे पहले भोजन आया, वो भोजन का दांतों से चबाया गया, कुछ चबाने के बाद वो भोजन लार से मिलता है, लार से मिलने के बाद वो एंजाइम इस पर कार्य करता है। तो जो एंजाइम के साथ वो कार्य करता है तो आगे एक बोलस के रूप में वो आगे जाता है। बोलस के मतलब उसके द्वारा जो एंजाइम मिल चुका होता है। जो एंजाइम होता है क्या, लार एमिलेज, जिसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना, टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं जीवा के अंदर, अब जीभ किसके टेस्ट देखते हैं। ये जीभ हो गई, जीभ का जो आगे का भाग होता है ना वो हमें मीठे का टेस्ट कराता है। जो पीछे का भाग होता है ना वो हमें किससे कराता है, कड़वापन का टेस्ट कराता है। इसके क्योंकि अपन जब हम गोली खाते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन गोली लास्ट में रखते हैं, तो हम इसलिए हमें गोली का जो टेस्ट होता है वो हमें कड़वापन लगता है। इसके बाद जो जीभ का जो आइट साइड के भाग होते हैं वो हमें खट्टा का टेस्ट कराता है, कितना का खट्टे का टेस्ट कराता है। इसके बाद कुछ उमामी टेस्ट होता है। जो ये उमामी टेस्ट होता है क्या होता है कि जो भी हम चाउमीन वगैरह चीज़ खाती है उसमें जो टेस्ट आता है उसका टेस्ट हमें इस उमामी टेस्ट के कारण होता है। अब हम देखते हैं जीवा के बारे में पढ़ा, दांतों के बाद पढ़ी। अब दूसरी जो संरचना देखते हैं, इसके अंदर कुछ तालु भी देखा होगा आपने। जो मुख गुहा होता है उसके अंदर तालु होती है। तालु का मतलब होता है, तालु दो प्रकार की होती है, हार्ड तालु, दूसरी होती है सॉफ्ट तालु। आपने देखा जो हार्ड तालु है ना वो मुख गुहा के ऊपर की जो भाग में जो एकदम हार्ड तरफ होता है और जो नीचे की तरफ होता है एकदम सॉफ्ट तालु होता है। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि जो अपने मुंह खोलते हैं उस मुंह के ऊपर जो जीभ के जो ऊपरी का जो बेस भाग है, बेस का आप टच करोगे ऊपर के भाग में, आपको कुछ उभार के रूप में से संरचना मिलेगी। तो आप वो देखते हो कि ऊपर के रूप में जो संरचना मिलती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। और जैसे आप पीछे की तरफ उसका हाथ लगाओगे तो उसके तरफ क्या होता है, सॉफ्ट तालु होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट तालु होते हैं। ये हमने देखा मुख गुहा का भाग देखा। अब क्या होता है, मुख गुहा के बाद जो भोजन होता है अब आगे की ओर रूपांतर है। तो मुख गुहा के आगे के भाग को चला है, आपने देखा था कि जैसे कि अब इस मुख गुहा के अपन ने पढ़ा कि जो मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा के अंदर दांत भी हो गए, जीभ भी होगी, ग्रंथि पड़ी, लार एमाइलेज ग्रंथि भी पड़ ली, लार ग्रंथि। उस लार ग्रंथि की तरह क्या लार एमाइलेज निकलता है। जो ये लार एमाइलेज क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से फिर क्या होता है, जो भोजन होता है यहाँ से गुजरने के बाद जो भोजन होता है वो बोलस के रूप में रूपांतरित होता है। तो ये बोलस के रूप में आगे जाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, जो एक वायु तथा भोजन दोनों का पद होता है। मतलब वायु का भी स्थानांतरण यहाँ से होता है और भोजन का स्थानांतरण भी यहीं से होता है। ग्रसनी क्या होता है, यह यहाँ ना इसका यहाँ पर किसी भोजन का पाचन होता है, न किसी भोजन का अवशोषण होना, न इसके अंदर कोई पाचक रस होता है। ये तो क्या एक प्रकार की पद होता है जिसके द्वारा भोजन क्या होता है, सांस नली के अंदर नहीं जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भोजन होता है वो क्या जाएगा, ग्रसिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, ग्रसिका में जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ग्रसनी। दूसरा जो भाग होता है क्या होता है, ग्रसनी। ये क्या होता है, वायु तथा भोजन दोनों का पद है। किसका पद है, वायु तथा भोजन दोनों का पद। वायु तथा भोजन का दोनों का पद है। इस ग्रसनी में क्या होता है, वायु भी जाती है और भोजन भी जाती है, लेकिन इसमें ना कोई पाचक एंजाइम होता है ना ही कोई अवशोषण होता है। यह तो सिर्फ भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। अब देखते हैं ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी के भी तीन प्रकार होते हैं। एक होती है कंठ ग्रसनी, दूसरी जो होती है नासा ग्रसनी, और तीसरी जो होती है मुख गुहा ग्रसनी, मुख ग्रसनी। तीन प्रकार की ग्रसनी होती है। ये हमने देखा ग्रसनी। उसके बाद जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका का मतलब होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस में आता है। अब जो ईसोफेगस होता है ये एक प्रकार की पतली लंबी नली है। ये क्या होती है, एक पतली लंबी नली, पतली लंबी है। इसमें क्या होता है कि संकुचन, इस नली के अंदर जब कोई भोजन आता है तो इसके अंदर क्या होता है, संकुचन और फैलाव के कारण जो भोजन होता है ना वो क्रमाकुंचन गति के दौरान क्या होता है, जैसे कि भोजन इस ग्रसिका में आया, जैसे जो ये भोजन किस रूप में आया, बोलस के रूप में। बोलस के रूप में जब आता है तो इस नलिका में क्रमाकुंचन गति होती है। ये क्रमाकुंचन गति कैसे होती है,
इसके अंदर क्या होता है, जब कोई भोजन आता है तो उसका फैला होता है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैला होती है, फिर सिकुड़ती है। इस वजह से एक गति होती है, उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या होती है? क्रमाकुंचन। इस क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। भोजन आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। अब इसके होता है कि जो ग्रसिका जो होती है, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। ग्रसिका का बहुत लंबी नली होती है। इसकी जो लंबाई होती है, क्या होती है, ग्रसिका की जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अधिकतर ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लंबी होती है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर से हम समझते हैं। हम ग्रसनी को देखते हैं। ग्रसनी, सबसे पहले हमने देखा दांत, जीभ, ग्रंथियाँ, उसके बाद भोजन का है, ग्रसनी है। जो ग्रसनी है तो वायु तथा भोजन दोनों का पद होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, नहीं ये अवशोषण के काम आता है। फिर वो भोजन को आचार्य पहुंचाने का कार्य करता है। 3 प्रकार की ग्रसनी देख ली अपन ने। उसके बाद हमने तीसरी जो देखा, उसका मतलब जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, ग्रसिका में जाता है। तो ये जो भोजन ग्रसनी में आया वो किस फॉर्म में आया, गोलस के रूप में आया, बोलस के रूप में। तो ये बोलस के रूप में जब भोजन जब ग्रसिका में जाता है तो एक क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके वजह से भोजन क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस जो ग्रसिका की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब इस लंबाई, इसके 2 भाग करते हैं, ये ऊपर अपर लेवल, फिर दूसरा जो होता है लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है वो 1/3 भाग और नीचे का जो भाग होता है 2/3 भाग। जो 1/3 भाग होता है, मतलब जो 1/3 ग्रसिका का जो 1/3 भाग होता है वो किस किस मसल से बना होता है, स्केटल मसल से बना था। जो इसका 1/3 भाग होता है ना वो किससे बना होता है, स्केटल मसल से बना होता है। ग्रसिका का 1/3 भाग स्केटल मसल से बना होता है और जो 2/3 भाग होता है स्मूथ मसल से बना होता है। ग्रसिका का 1/3 भाग स्केलेटल मसल से बना होता है, बल्कि 2/3 भाग ग्रसिका का वो स्मूथ मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। अब देख ली, ग्रसिका के अंदर भी कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, नहीं कोई पाचन की क्रिया होती है, नहीं अवशोषण की होती है। ये तो सिर्फ भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। अब हमने देखा कि ग्रसनी में, आपने देखा होगा जो ग्रसनी है, ग्रसनी क्या होती है, 2 भागों, एक तो श्वास वायु भी पहुंचाती है और एक भोजन पहुंचाने का भी कार्य करती है। अब लेकिन क्या होता है कि इस ग्रसिका के ऊपर क्या होता है कि एक घाटी ढक्कन होता है। क्या होता है, घाटी ढक्कन की एक लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपको हम समझ, देखो जैसे ये भोजन आया, अब ये जो भोजन आया वो क्या होता है, बोलस के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। अब हमने पढ़ा कि जो ग्रसनी होती है कैसी होती है, वायु का भी पद होती है और किसका पद होती है, भोजन का भी पद है। भोजन को तो भोजन करके आगे ग्रसिका में पहुंचाएगा और फिर अम्मा से में डाला। लेकिन जो सांस होती है, सांस फिर आगे की ओर दूसरा पार्ट में जाएगा, श्वसन श्वसन की क्रिया में जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो भोजन होता है वह मुख गुहा के अंदर यानी सांस नली के अंदर ना जाए, उस वजह से क्या पर एक घाटी ढक्कन होता है। तो जैसे ही यहाँ पे भोजन आता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो घाटी ढक्कन खुल जाता है उसके ऊपर ढक लेता है, उस सांस नली के ऊपर ढक लेता है, जिस कारण से जो भोजन क्या होता है उस सांस नली के अंदर भोजन अंदर जाता नहीं है, जिस वजह से हमें खराश नहीं आती खाते समय। इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब हमने पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ ली, ग्रसिका पढ़ ली। अब हमने जो इसका आगे का जो भाग पढ़ते हैं, ग्रसिका के बाद जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, ग्रसिका के बाद भोजन, ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ जाता है, जे आकार के आमाशय में जाता है, आमाशय में, आमाशय में जाता है। जो आमाशय होता है वो क्या होता है, आमाशय ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, में स्थित, ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। जो आमाशय का जो संरचना होती है से होती है, हम पहले इस संरचना को समझेंगे, ठीक। पहले हम आमाशय के बारे में समझेंगे।
इस आमाशय में क्या होता है कि 2 फिल्टर लगे होते हैं, मतलब पूरी आहार नल में हमारे 5 प्रकार की अवरोधनी, अवरोधनी का मतलब फिल्टर लगे होते हैं, यानी कोई भी पार्ट किसी पार्ट से जुड़ा होता है, दूसरे पार्ट से जब जुड़ा होता है तो एक अवरोधनी के द्वारा जुड़ा होता है। तो जो पहला पार्ट होता है, जैसे पहला जो फिल्टर होता है अवरोधनी होता है, वो कहाँ लगा होता है, एक तो यहाँ पे फिल्टर लगा होता है मतलब ग्रसिका का आमाशय में खुलना, फिर आमाशय का ग्रहणी में खुलना, दूसरा फिल्टर यहाँ। जो ऊपर 3 भाग होते हैं हमारे आमाशय के, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग होता है वो कार्डियक भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, कार्डियक भाग कहलाता है। जो नीचे का भाग होता है वो कौन सा कहलाता है, पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग कहलाता है। और जो बीच का भाग कहलाता है वो बॉडी कहलाती है। बॉडी मतलब भाग, काया, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ काया। अब जो देखते हैं कि ये कार्डिक कहलाता है, कार्डिक भाग क्या कहलाता है, कार्डिक भाग क्या कहलाता है। जो ये कार्डिक भाग होता है वो क्या होता है, ग्रसिका का आमाशय में खुलना, ग्रसिका का आमाशय में खुलना, ग्रसिका का आमाशय में खुलना किसके द्वारा नियंत्रण होता है, ये क्वेश्चन आता है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो हम बोलेंगे ग्रसिका का आमाशय में खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, कार्डियक भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दूसरा जो भाग होता है वो पाइलोरिक भाग होता है, पाइलोरिक भाग होता है। जो ये पाइलोरिक भाग होता है वो क्या करता है, आमाशय का ग्रहणी में खुलना इसके द्वारा, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि आमाशय का ग्रहणी में खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आमाशय का ग्रहणी में खुलना पाइलोरिक भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। तो आमाशय के हमने 3 पार्ट देखे, पहला जो भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा ये होता है। अब आमाशय के हम देखेंगे, जो आमाशय होता है वो क्या होता है कि भोजन को 4 से 5 घंटे तक सुरक्षित रहता है। और तीसरा देखेंगे जो आमाशय का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 3 होता है आमाशय का पीएच। अब हम देखेंगे आमाशय के अंदर क्या होता है, कुछ कोशिकाएं भी होती है। आमाशय में जो भोजन आता है वो सिर्फ भोजन तो पूरा नहीं आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है अधिकतर पाचन जो होता है वो भोजन का पाचन मुख गुहा में कंप्लीट हो जाता है। जो बचा हुआ जो पाचन होता है आमाशय में आता है, और आमाशय में सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन होता है। प्रोटीन को पचाने वाली इसमें पाचक एंजाइम भी होती है। कैसे होते, प्रोटीन को पचाने वाली पाचक एंजाइम भी होते हैं। अब हम देखते हैं आमाशय के बारे में, फिर से समझते हैं। आमाशय जो कोई भोजन होता है, जो भोजन होता है ग्रसिका के द्वारा भोजन आगे आमाशय में बढ़ता है। तो ग्रसिका का आमाशय में खुलना कार्डियक भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। कार्डिक का मतलब जठराखम भाग, और आमाशय का ग्रहणी में खुलना क्या कहलाता है, पाइलोरिक भाग, जिसको बोलते हैं जठ निर्गम भाग कहलाता है। अब क्या होता है, पूरी जो आमाशय होता है ना एक पेरिटोनियम नामक त्वचा के द्वारा घिरा होता है। अब आमाशय का जो पेज होता है वो 3 होता है, ये समझना चाहिए। आमाशय के अंदर भोजन कितने 4 से 5 घंटे तक सुरक्षित होता है। अब आमाशय के अंदर क्या होता है, आमाशय की आमाशय की म्यूकोसा पर, आमाशय की म्यूकोसा पर क्या होती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जो जठर रस का निर्माण करती है। ये जितनी भी ग्रंथियां हैं हम सहायक ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे। हम तो खाली सिर्फ आहार नल का स्ट्रक्चर और आहार नल के कार्य पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे आमाशय को पढ़ लिया। अब उसके बाद जो भोजन होता है आमाशय के बाद कहाँ जाता है, ग्रहणी में जाता है। आमाशय, आमाशय के बाद भोजन, आमाशय का जो भोजन होता है वो आंतों में जाता है। आंतों में जाता है। सबसे पहले जो आंत होती है, आंतों कितने, आंत 2 प्रकार की होती है। आंत 2 प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार होता है वो कैसा होता है, बड़ी आंत, और दूसरी होता है छोटी आंत। ठीक है, अब पढ़ते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में समझाते हैं। जैसे कि ये भोजन हुआ, इसके बाद आंतों में जाता है, वहाँ पर भी पाचन होता है। अधिकतर जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, आंतों में होता है, और जो अवशोषण भी होता है आंतों में ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पाचन होता है उसके 2 भाग हमने आगे का हमने पढ़ा आहार नल के बारे में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़े। ये होती है बड़ी आंत और ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत
अब हम समझाते हैं छोटी हाथ और बड़ी हाथ कहाँ होती है। देखो ये बड़ी जो होती है, बड़ी हाथ छोटी, अब जो बड़ी हाथ होती है उसका मतलब ये नहीं था इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, उसकी जो लंबाई ज़्यादा नहीं होती, इसकी क्या होता है व्यास ज़्यादा होता है, इस कारण से उसको बड़ी हाथ बोलते हैं। लंबाई तो इस छोटी हाथ की होती है, ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इस वजह से उसको बोलते हैं छोटी हाथ और इसको बोलते हैं बड़ी हाथ। अब आगे समझते हैं बड़ी हाथ और छोटी हाथ के बारे में। अब हम बोलते हैं छोटी हाथ। छोटी हाथ के कितने, छोटी हाथ के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा जो होता है वो 3 भाग होते हैं। जो ग्रहणी होती है वो कैसी होती है, यू आकार की होती है। जैसा कि हमने देखा छोटी हाथ के 3 भाग होते हैं। छोटी हाथ के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्रहणी होती है, अग्रशूद्रांत होता है और शुद्रांत होता है। अग्रशूद्रांत जो होता है वो क्या होता है, यू आकार का होता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि अमाशय के ठीक के पास क्या होती है, यू आकार की क्या होती है, ग्रहणी होती है। कैसी होती है, यू आकार की होती है। इस यू आकार की ग्रहणी की भी क्या होता है, ये भी छोटी हाथ का ही पार्ट होता है। इसमें तो क्या तीन प्रकार होते हैं, जैसे ग्रहणी, अग्रशुद्धांत, शुद्धांत। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी 0.25 सेंटीमीटर। अग्रशुद्धांत की जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है और शुद्धांत की 2 मीटर होती है। उसी प्रकार से जो छोटी हाथ होती है वो क्या होती है, लंबाई में बहुत ज़्यादा होती है और बड़ी हाथ जो होती है उसका व्यास ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर क्या होता है कि इस ग्रहणी के अंदर होता है, सबसे पहला भाग देखें हम, कौन सा भाग देख रहे हैं, ग्रहणी देख रहे हैं। उसमें बोर्नर ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, बोर्नर ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है एक प्रकार की, जिसमें क्या होता है आपको पचाने वाली ग्रंथि होती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये ग्रहणी हमने देखी, आहार नाल में मैंने बताया कि आहार नाल के अंदर क्या होता है, 4 स्तर होते हैं। आहार नाल के अंदर कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं। कि जैसे कि बताता हूँ आहार नाल के 4 स्तर, जैसे कि सीरोसा, सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको बोलते हैं सीरोसा। उसके बाद जो होता है पेशीय भाग होता है, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा। उसके बाद तीसरी जो लेयर होती है उस म्यूकोसा होती है, और फोर्थ जो लेयर होती है वो ल्यूमेन की संरचना होती है। उसी प्रकार से जो ग्रहणी होती है, यू आकार की जो ग्रहणी है, उस ग्रहणी के अंदर कौन सी आहार नाल की कौन सा स्तर होता है, आहार नाल का जो स्तर होता है वो कौन सा होता है, उसके अंदर सब म्यूकोसा की परत होती है। अब देखते हैं कि दूसरा भाग देखते हैं अग्रशुद्धांत और शुद्रांत। जो अग्रशुद्धांत और शुद्रांत जो होता है उन दोनों को अलग करने का कार्य कौन करता है, तो इन दोनों को अलग करने का कार्य जो करता है वो लस्सी का अंग करता है, मतलब लिम्फोइड ऑर्गन करते हैं। ये लिम्फोइड ऑर्गन क्या कहलाते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, टॉन्सिल भी बोलते हैं। ये जो टॉन्सिल होते हैं क्या, वो आई प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं बड़ी हाथ। अब बड़ी हाथ के बारे में पढ़ते हैं। अब बड़ी हाथ क्या होती है, बड़ी हाथ की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1.5। इस 1.5 इसका व्यास होता है, इसका व्यास होता है। व्यास होता है। अब क्या होता है, बड़ी हाथ के भी 3 भाग होते हैं, सिक्किम, कोलन और रेक्टम। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं बड़ी हाथ के भी, सिक्किम, कोलन और रेक्टम, इसके 3 भाग होते हैं। सिक्किम, कोलन और रेक्टम 3 भाग होते हैं। तो आप देखते हैं सिक्किम को बोलते हैं अंधनाल, सिक्किम। कोलन को बोलते हैं बृहदांत। फिर ये जो होता है मलाशय। अब क्या बोलते हैं, जो सिक्किम होता है वो क्या होता है, देखो समझाता हूँ सिक्किम का मतलब। अंधनाल, जिसको बोलते हैं अंधनाल। अंधनाल जो होता है, एक क्या होता है, थैली आकार की एक संरचना होती है। ये थैली आकार की संरचना होती है, देखो यहाँ समझते हैं। थैली आकार की संरचना होती है जो अंधनाल कहलाती है। ये जो होता है वो क्या परत कहलाता है, इलियम कहलाता है, इलियम। ये जो थैली आकार की संरचना बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ माइक्रोजीव, सूक्ष्म जीव रहते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया। अब ये जो बाहर ऊपर वाला होता है ये बड़ी हाथ का होता है। क्या होता है, बड़ी हाथ का होता है। और ये जो भाग होता है वो क्या होता है, रेक्टम होता है।
ये जो भाग होता है असेंडिंग का होता है, असेंडिंग का होता है ये भाग। उसके बाद ट्रांसफियर, ये होता है ट्रांसफियर। फिर ये डिसेंडिंग, और ये जो होता है सिग्मोइड का आकार का होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अंधनाल के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फिर से समझाता हूं अंधनाल होता है क्या। जो अंधनाल होता है वो क्या है, एक थैली बड़ी, एक क्या होता है, ये थैली आकार की संरचना होती है जिसके अंदर क्या होता है कुछ माइक्रोबैक्टीरिया रहते हैं। मतलब क्या होता है सूक्ष्म जीव होते हैं। जो ये जो अगर उसके अंदर सूक्ष्म जीव रहेंगे तो वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी और विटामिन के का फॉर्मेशन करते हैं तथा आयन पाचन में भी मदद करते हैं। अब क्या होगा, अगर ये फॉर्मेशन भी करेंगे तथा ये पाचन में भी भूमिका निभाते, क्या निभाते हैं, पाचन में भी भूमिका निभाते करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो अंधनाल होता है उसके अंदर कौन सी होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। इस अंधनाल में किसका पाचन होता है, अंधनाल में जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोलन। दूसरा जो भाग देखते हैं हम क्या देखते हैं, कोलन वाला भाग देखते हैं। कोलन मतलब बृहदांत। इसके बृहदांत देखो, ये पूरा वाला भाग जो होता है ना, ये क्या होता है, बृहदांत होता है। इसके 4 भाग होते हैं, असेंडिंग, फिर है ट्रांसफियर, फिर होता है डिसेंडिंग, फिर जो चौथा होता है सिग्मेंट। अब देखते हैं क्या होता है। इसकी जो बृहदांत की जो ये लंबाई होती है कितनी होती है, 100 मीटर होती है। कितनी होती है, 100 मीटर इसकी जो लंबाई होती है। इसके अंदर क्या होता है, अब क्या होता है, बृहदांत के अंदर 3 मसल पाई जाती है। कौन सी प्रकार, 3 प्रकार की मसल पाई जाती है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होता है सर्कुलर मोशन मसल, और दूसरा जो होता है ट्रांसकोलाई होता है इसके अंदर एक। इसके अंदर देखो कोलन जो हम पढ़ रहे हैं, बृहदांत के 4 भाग होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफियर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। अब इसकी जो लंबाई होती है 100 मीटर होती है। अब क्या करता है, जो कोलन होता है उसके अंदर क्या होता है, 3 प्रकार की मसल पाई जाती है। लेकिन अधिकतर इसमें देखा है कि 2 मसल, जो मसल का नाम है उसमें 2 मसल क्या करने का कार्य करते हैं। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, एक तो देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और देते हैं सर्कुलर, ये सर्कुलर मसल। 2 प्रकार की मसल होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है सर्कुलर मसल। अब ये दोनों प्रकार की जो मसल होती है वो क्या करती है, मल को आगे, यहाँ पे जो मल होता है मल को आगे पहुँचाने का कार्य करता है। ये क्या होता है, रेक्टम मलाशय में क्या करता है, जो ये दोनों प्रकार की जो मसल है वह मल को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। और ये मल कहाँ इकट्ठा होता है, मलाशय में। मलाशय में। ठीक है, अब तीसरा जो भाग है वो मलाशय। मलाशय के अंदर क्या होता है, मल आकर इकट्ठा होता है। एकत्रित होता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि जो पूरे आहार पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र में क्या होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं तो ये भोजन करने पर क्या होता है, सबसे पहले जो जटिल पोषक भोजन के अंदर क्या होते हैं, जटिल पोषक पदार्थ होते हैं। इस जटिल पोषक पदार्थ के अंदर आता है, तो आता है कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, खनिज लवण आते हैं, कुछ भी मात्रा में विटामिन आते हैं तथा जल भी ग्रंथ है। लेकिन जो जल हम पीते हैं वो क्या होता है, उपापचय प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि हमने जो भोजन खाया तो सबसे पहले मुख के अंदर, मुख गुहा में गया तो मुख गुहा के अंदर दांत पड़े, जीभ पड़ी, फिर लार ग्रंथि पड़ी। ये ग्रंथि उसके अंदर लार एमएलएच को बनाती है।
अब क्या होता है, जब ये भोजन जब हम दांतों के द्वारा चबाते हैं, चबाने के बाद ये क्या होता है, लार से मिलता है, लार से मिलने के कारण क्या बोलस में रूपांतर होता है। ये बोलस वाला रूप क्या होता है, ग्रसनी में होता है। ग्रसनी क्या है, एक प्रकार की एक पात होता है जो वायु भी इसके द्वारा प्रवेश करती है और भोजन भी इसके द्वारा प्रवेश करता है। फिर यहाँ से क्या होता है, दो पात होते हैं। कहती वायु, जो वायु होगा वो सांस नली में जाएगी, खाना होगा वो क्या आगे ग्रसिका में अंदर प्रवेश करेगा। अब क्या होता है कि ग्रसिका में जाने पर इसके बाद क्या होता है, एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, जैसे ही भोजन नली में जाता है तो भोजन श्वास नली में ना जाए, इसलिए वो एपिग्लोटिस ढक्कन को बंद कर देगा, जिस वजह से क्या भोजन जो होता है श्वास नली में प्रवेश नहीं करता। किस वजह से प्रवेश नहीं करता है, एपिग्लोटिस की वजह से। उसके बाद जो भोजन कहाँ जाएगा, बोलस के रूप में ग्रसिका के में जाएगा। ग्रसिका एक प्रकार की लंबी नली है जिसके अंदर कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये सिर्फ क्या भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक क्रमकुंजन गति होती है। क्यों क्रमकुंजन गति होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही भोजन जाएगा तो जो नली होती है क्या उसका फैला होता है, फिर इसका सिकुड़न होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्रमाकुंचन गति होती है। ये क्रमाकुंचन गति के कारण जो बोलस का रूप होता है वो बोलस के रूप में फिर का अंदर चला जाता है। अब क्या होता है, अंदर अमाशय के अंदर जाने पर, अमाशय पर जाने के बाद भोजन क्या होता है कि भोजन, ये जो अमाशय होता है जे आकार का होता है। ये भोजन जब इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर क्या आमाशय के अंदर क्या उपकला होती है। इस उपकला में कोशिका धसी होती है। क्या धसी होती है, कोशिका धसी होती है। कोशिका धसी होने के कारण इसके अंदर क्या होता है, अगन आमाशय रस निकलता है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस के अंदर इसके अंदर कुछ प्रकार का रस निकलता है, जैसे HCl निकलता है, CIF निकलता है। और दूसरा निकलता है इसके अंदर क्या म्यूकोसा सेल भी होती है जो म्यूकोस का स्त्रावण करती है। इसमें बात जठर ग्रंथियाँ होती है, जठर रस का निर्माण करती है। अब ये सब क्या मिलकर तो जो जैसे ही बोलस के रूप में गया तो जो वहाँ के आयन HCl के साथ मिलता है, तो HCl के साथ मिलता है या कुछ एंजाइम के साथ मिलता है तो वो क्या होता है, कायम का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, कायम का रूप ले लेता है। जब कायम के रूप लेने के बाद ये भोजन आगे की ओर प्रवेश करता कहाँ जाता है, अपने देखा ग्रहणी में जाता है। जो ये ग्रहणी क्या होता है, यू आकार की ग्रहणी होती है। उसके बाद जो भोजन होता है वो कहाँ जाता है, आंतों में जाता है। आंतों में जाने के बाद फिर सबसे पहले प्रवेश करेगा छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। सबसे ज़्यादा पाचन तो हमें मुख गुहा में प्रारंभ हो जाता है, मुख गुहा में खत्म हो जाता है। उसके बाद ये भोजन जो जाता है वो कहाँ जाता है, जो बचता है अधिकतर अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और स्टार्च का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में होता है। उसके बाद ये आंतों के बाद जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के मैंने आहार नल की सारी स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसके सहायक ग्रंथि होती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि जो पाचन तंत्र होता है वो होता है सहायक ग्रंथि होता है। मानव का पाचन तंत्र आहार नल तथा सहायक ग्रंथियों से मिलकर बनाता है। तो आहार नल अपने कंप्लीट कर लिया, अब आते ही सहायक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। चलो अब हम देखते हैं आहार नल की संरचना देख लेते हैं। आहार नल के अंदर जो स्तर देखा उससे संरचना देखी, लेकिन उसको एक बार समझाते हैं। जो लेयर होती है उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती है, जैसे कि आहार नल के अंदर 4 स्तर होता है, वो आपको मैंने बता दिया। सबसे पहला जो बाहरी स्तर, जो बाहर से अंदर की ओर देखते हैं आहार नल में, तो सबसे पहला स्तर होता है सिरोसा। उसके बाद होता है पेशीय भाग, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा, फिर उसके बाद म्यूकोसा, उसके बाद होता है ल्यूमेन। तो सबसे पहली जो लेयर होती है सिरोसा, वो किसकी बनी होती है, इसके अंदर क्या होता है आउटर और इनर लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है मेसोथेलियम तथा एपिथेलियम नामक टिश्यू की बनी होती है। दूसरी जो संरचना होती है पेशीय, इसके अंदर क्या होता है, जो पेशीय भाग होता है वो क्या होता है भीतर से सर्कुलर, भीतर की ओर जो लेयर होती है उसको सर्कुलर टाइप में होती है, तथा जो बाहर की तरफ जो इसकी जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है। तथा इन दोनों लेयर में कौन सी मसल की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, चिकनी पेशी की बनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं सब म्यूकोसा। अब आता है सब म्यूकोसा की लेयर। सब म्यूकोसा की लेयर में जो सब म्यूकोसा की जो आहार नल की जो स्तर होता है उसमें क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और म्यूकोसा में ब्लड और लिम्फोइड वेसल की बनी होती है। अब जिसके अंदर हम देखेंगे आगे का कि इसके अंदर जो सहायक ग्रंथियाँ होती है, सहायक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में 4 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। जो पहली जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी होती है, लाल ग्रंथि होती है। दूसरी जो ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि होती है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी सब दूसरी जो ग्रंथि होती है कौन सी होती है, जठर ग्रंथि होती है। और जो तीसरी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है, जो हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चौथी जो होती है ग्रंथि होती है वो कैसी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथि सहायक ग्रंथि होती है, एक तो लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे पहले ग्रंथि देखेंगे हम लाल ग्रंथि।
लार ग्रंथि को देखेंगे। लार ग्रंथि के अंदर क्या होता है कि जो लार ग्रंथि होती है वो कितनी, लार ग्रंथि कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है, जो लार का निर्माण करती है, का निर्माण करती है, लार का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होती है इसमें 4 प्रकार की, अब इस लार ग्रंथि कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? जो लार ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन आता है लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। और यूं पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ग्रंथि। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि। और यूं पूछे कि लार ग्रंथि में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये कहाँ पाई जाती है? पैरोटिड ग्लैंड ये कानों तथा गालों के बीच, कानों के नीचे, कानों के ये जो कान होते हैं कान के नीचे व गालों के मध्य, गालों में पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। इसमें एक नलिका निकलती है। ये क्या होती है? जोड़े में होती है, 1 पेयर होता है इसके अंदर। कितने होता है? 1 पेयर में। इसके अंदर एक नली होती है, एक डक्ट, मतलब डक्ट का मतलब होता है नली। कौन सी? एक्सटेंशन डक्ट होती है। कौन सी होती है? एक्सटेंशन डक्ट पाई जाती है। जो कितना परसेंट लार बनाती है? जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो 25 से 30% लार का स्त्रवण करती है। उसके बाद आता है दूसरी ग्रंथि देखते हैं। लार ग्रंथि सबसे दूसरी ग्रंथि होती है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। ये कहाँ होती है? निचले जबड़े में होती है, निचले जबड़े में पाई जाती है। इसमें देखा जाता है कि जो ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड होती है लार ग्रंथि में, वो सबसे ज़्यादा लार का स्त्रवण करती है, सबसे ज़्यादा लार का स्त्रवण करती है। कितना परसेंट लार का निर्माण करती है? 70% ये लार बनाती है। तो ये पूछे, क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि में सबसे ज़्यादा लार कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो सब मेंडिकुलर ग्लैंड जो होता है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा लार बनाने का कार्य करती है। इसके अंदर भी एक नली होती है। देखो, सब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कौन सी? एक्सटेंशन डक्ट। और सब मेंडिकुलर में कौन सी डक्ट होगी? वेटसन डक्ट होती है। वेटसन डक्ट पाई जाती है। डक्ट का मतलब नली, सब मेंडुलर ग्लैंड में। और तीसरी जो होती है, जो तीसरी ग्लब होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरी जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। जो ये कहाँ पाई जाती है? निचली जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निचली जबड़े में पाई जाती है। इसके अंदर कौन सी होती है? इसके अंदर होती है रिविनियस की डक्ट होती है। कौन सी डक्ट होती है इसके अंदर? रिविनियस की डक्ट पाई जाती है। डक्ट मतलब रिविनियस नलिका पाई जाती है। और ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है तथा जीभ के नीचे वो ग्रेनुलम के पास पाई जाती है। जीभ के नीचे वह फ्रेनुलम के पास पाई जाती है। अब देखते हैं कि फिर से बताता हूँ, जो लार ग्रंथि होती है सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आहार नाल, जो पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब हम सहायक ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। सहायक ग्रंथियाँ होती है वो 4 प्रकार की होती है। जो पहली ग्रंथि पढ़ रहे हैं हम लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है वो मुख गुहा में होती है, जो लार का निर्माण करती है। लार ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद आता है सब मैंडिकुलर ग्लैंड, और तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यूँ पूछे कि लार ग्रंथि, इनमें से लार ग्रंथि
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। और सबसे छोटी लार ग्रंथि पूछे तो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। अब ये पैरोटिड ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? पूछे पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो पैरोटिड ग्लैंड कानों के नीचे या गालों में पाई जाती है। फिर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो ये सबलिंगुअल कहाँ होती है? ये जीभ के नीचे वो फ्रेनुलम, जो फ्रेनुलम क्या होता है? जो जीभ को मुंह कुआ के आधार से जोड़ने का कार्य करता है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे ज़्यादा लार का निस्सरण कौन करती है? तो सब मेंडिकुलर ग्लैंड, मतलब सब मेंडुलर ग्रंथि सबसे ज़्यादा लार बनाने का कार्य करती है। अब हमने देखा कि जो लार ग्रंथि होती है कितना परसेंट का लार बनाती है, लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथि जो लार बनाती है उसमें क्या होता है? 99% तो जल होता है। क्या होता है? 99% तो जल होता है। उस लार का जो पीएच होता है, लार का जो पीएच होता है 6.8। कितना होता है लार का पीएच? 6.8 इसका पीएच होता है। अमाशय का पीएच कितना होता है? 3 होता है। इसके अंदर 0.5%, लार के अंदर 0.5% जो होता है वो क्या होता है? म्यूकोसा पाया जाता है। इसके अंदर म्यूकोस पाया जाता है, मतलब श्लेष्म पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मात्रा में आयंस भी पाए जाते हैं। लार के अंदर कुछ मात्रा में आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या होते हैं? ये दोनों जो क्लोरीन और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये दो आयन होते हैं, पीएच को मेंटेन के लिए आयन होते हैं। ये जो होते हैं ये जो आयन होते हैं, ये जो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो पीएच को मेंटेन करता है, जो क्लोरीन आयन होता है, अगर ये क्लोरीन आयन नहीं होगा, अगर क्लोरीन आयन नहीं होगा तो एंजाइम भी स्त्रवण नहीं होगा। एमाइलेज एंजाइम भी स्त्रवण नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। हमारी लार के अंदर क्या होता है कि 99% जल होता है और उसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। इसके अंदर 0.5% म्यूकोसा पाया जाता है तथा इसके अंदर क्या मात्रा में आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी हो गया। अगर क्लोरीन आयन अगर नहीं होगा तो लार एमएलएच, लार ग्रंथि के अंदर क्या बनेगा? लार बनेगी। तो उसके अंदर कुछ लार भी बनती है और कुछ मात्रा में एंजाइम भी बनता है। जो एंजाइम बनता है उस एंजाइम का नाम होता है लार एमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है अगर क्लोरीन आयन इसके अंदर लार के अंदर उपस्थित नहीं होगा तो एमाइलेज एंजाइम का निर्माण भी नहीं होगा। और हाइड्रोजन जो बाइकार्बोनेट आयन है ये क्या करता है? हाइड्रोजन, ये दोनों आयन, अगर ये दोनों आयन नहीं होंगे तो लार एमाइलेज भी नहीं बनेगा। अगर क्लोरीन आयन नहीं होगा तो ये लार एमाइलेज के लिए कोफैक्टर का कार्य करेगा। क्या करेगा? कोफैक्टर के लिए कार्य करेगा। अब देखते हैं, मैंने बोला था लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर कुछ मात्रा में लार के अंदर कुछ मात्रा में क्या होता है? एंटीबॉडी भी होती है तथा कुछ मात्रा में। अब इसके अंदर लार के साथ देखो, सबसे पहले लगता है लार निकलती है लार ग्रंथि की तरह, एक तो लार स्तरित होती है। दूसरा क्या होता है? एमाइलेज बनता है, लार एमाइलेज, जिसे टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ इस ग्रंथि में एंटीजन भी पाए जाते हैं। एंटीजन भी पाए जाते हैं। कौन से एंटीजन? एक तो लाइसोजाइम और एक होता है थायोसाइनेट प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन से एंटीजन? एक तो एंटीजन पाया जाता है लाइसोजाइम प्रकार का और दूसरा होता है थाइनोसाइट प्रकार का एंटीजन बनता है। ये क्या करता है? लार के साथ आने वाले संक्रमण को, जीवाणु के संक्रमण को मारता है। अब क्या करता है? लार के साथ जो संक्रमण आते हैं, हमारे भोजन के अंदर जो संक्रमण आते हैं उसको मारता है। ये जो एंजाइम होते हैं लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ये करते हैं भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को मारने का काम करते हैं। हमने जैसे कि हमने लार ग्रंथि के बारे में पढ़ा कि लार ग्रंथि जो होती है वो मुख गुहा में होती है, लार का निर्माण करती है। तो लार एमाइलेज इसके मध्य जो सबसे ज़्यादा जो लार एमाइलेज जो होता है ना, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? सब मेंडिकुलर ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? लार का सबसे ज़्यादा निर्माण करती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। उसके बाद जो लार बनती है उसके अंदर 99% जल होता है
0.5% म्यूकोसा होता है और कुछ मात्रा में आयंस होते हैं। अगर ये आयंस नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये आयनों को लाल एमएलएस का निर्माण भी नहीं होगा तथा कोफैक्टर की तरह कार्य करेंगे। उसके अंदर कुछ मात्रा में एंटीबॉडी भी होते हैं और एंटीजन भी होते हैं। दो प्रकार के पूछ लें, लार में कितने एंटीजन पाए जाते हैं? 2 एंटीजन पाए जाते हैं। जो पहला एंटीजन जो पाया जाता है लाइसोजाइम पाया जाता है और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? एंटीजन होता है थायोसाइनेट। 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक तो लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। अब ये दोनों क्या करते हैं, भोजन के साथ आने वाले संक्रमण को मारने का कार्य करते हैं। अब दूसरी ग्लैंड हम देखते हैं, जठर ग्रंथि। अब दूसरी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? जठर ग्रंथि। अब हम दूसरी ग्रंथि देख रहे हैं, जठर ग्रंथि। क्या देख रहे हैं? जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि तो कहाँ होती है? अमाशय में होती है। जैसे अमाशय जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या होता है? अमाशय की उपकला में, अमाशय की उपकला में क्या होती है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस अमाशय की जठर ग्रंथियों के अंदर क्या होता है, इसमें कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ धसी होती है, जिसके अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है। इस जठर ग्रंथि के अंदर 3 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहली जो कोशिका होती है म्यूकोसा कोशिका, जो किसका स्त्रवण करती है? म्यूकोस का स्त्रवण करती है। म्यूकोस का मतलब श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। ये क्या करती है? अमाशय के अंदर, यह अमाशय के अंदर श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। उसके बाद जो दूसरी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? पोराइंटल, पोरेंटल या ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल, पोरेंटल या ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या स्त्रवण करती है? यह HCl प्लस कास्टिक इंस्टा फैक्टर मतलब CIF मतलब होता है कास्टिक इंट्रासिक फैक्टर, इंट्रासिक फैक्टर इसके अंदर स्त्रवण करती है। ये किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। जो पोरेंटल और ऑक्जेंटिक सेल होती है वो HCl तथा CIF का स्त्रवण करती है। उसके बाद तीसरी जो सेल होती है वो कौन होती है? पेप्टिक सेल। कौन सी सेल होती है? पेप्टिक सेल या चिप सेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मुख्य कोशिका बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा होती है। ये किसका स्त्रवण करती है? यह जाइमोजन, ये जाइमोजन का स्त्रवण करती है। तथा साथ ही साथ ये पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन व प्रोनेनिन, प्रोएनिन को भी स्त्रवण करती है। जाइमोजन तथा पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन का निर्माण करती है। अब ये जो जाइमोजन होता है, जो हमारा, अब देखते हैं पोरेंटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। सबसे पहले हमने देखा जठर ग्रंथि की सबसे पहली कोशिका होती है म्यूकोसा कोशिका, जो क्या होती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अब जो दूसरी जो कोशिका देखी वो पोरेंटल या ऑक्जेंटिक है, जो क्या करती है? HCl, अमाशय के अंदर HCl का स्त्रवण तथा कास्टिक इंस्टा फैक्टर मतलब CIF का स्त्रवण करती है। अब देखते हैं HCl करता क्या है। ये HCl जो होता है वो क्या करता है? अमाशय के अंदर pH का निर्धारण करता है, यानी अमाशय के अंदर pH को मेंटेन करने का कार्य करता है। दूसरा ये क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है, यानी जितने भी प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, इसके अंदर जो भी पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को पचाने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो अमाशय के अंदर क्या होता है, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, उसको क्या करता है? सक्रिय करता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर अमाशय के अंदर HCl का स्तर नहीं होगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या होगा? अगर अमाशय के अंदर HCl का स्त्रवण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि इसके अंदर माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या करता है, ये पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है। पीएच को मेंटेन करने के साथ ये प्रोटीन पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है तथा ये HCl क्या करता है कि पेप्सिनोजन निष्क्रिय प्रोटीन पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। मतलब कि जैसे कि जो क्या करता है, जो पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन ये क्या होता है, एक प्रकार का आमाशय का पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है? HCl करता है तथा पीएच का निर्धारण भी करता है तथा क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम को सक्रिय भी करता है। अगर HCl नहीं होगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। उसी प्रकार जो CIF होता है, कास्टिक, ये क्या होता है? CIF एक प्रकार का नेज कारक होता है। क्या होता है? नेज कारक होता है। फैक्टर का मतलब होता है कारक। अब क्या होता है, आमाशय की दीवार में स्रावित, अगर यह आमाशय की दीवार में स्रावित नहीं होगा तो विटामिन B12 का अवशोषण भी नहीं कर पाएगा।
और क्या होता है कि आमाशय, मैंने नहीं बताया था आमाशय की उपकला पर जटिल ग्रंथि पाई जाती है। तो इस जटिल ग्रंथि के बीच में क्या होती है, बीच बीच में 3 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहली कोशिका म्यूकोसा कोशिका होती है, सेकंड पढ़ रहे हैं पोरेंटल सेल। तो पोरेंटल सेल क्या होती है, एच सेल का स्त्रवण करती है और साथ में नेज कारक भी स्त्रवण करती है। जो ये नेज कारक होते हैं क्या, वो विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं निकलेगी तो ये विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाएगी, जिस वजह से क्या होगा, ये आरबीसी का को परिपक्व नहीं होगी। जिससे आरबीसी परिपक्व नहीं होगी तो इससे क्या होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाएगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाएगा। 2 प्रकार के रोग पड़े। अगर HCl नहीं निकलेगा, अगर क्या होगा कि HCl नहीं, ओके, जठर ग्रंथि, आप हम पढ़ रहे हैं जठर ग्रंथि। आमाशय की जो अंदर म्यूकोसा की जो लेयर होती है आमाशय के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई थी। इस ग्रंथि के अंदर क्या होता है, जठर रस मतलब जठर रस का स्त्रवण होता है। इसके अंदर कुछ कोशिका दसी होती है। जो 3 प्रकार की कोशिका होती है इसके बीच में, जो एक तो होता है म्यूकोसा सेल, तीसरी होती है पोरेंटल सेल और तीसरी यहाँ होती है, उसको बोलते हैं पेप्टिक सेल। जो म्यूकोसा सेल होती है किसका स्त्रवण करती है, म्यूकोसा का स्त्रवण मतलब श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, क्या होती है, भोजन को श्लेष्मा प्रदान करती है, यानी भोजन को श्लेष्मा प्रदान करने के साथ उसको चिपचिपा करती है। उसके बाद आगे जो भोजन जाता है, उसके बाद भोजन क्या होता है, पोरेंटल या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, वो किसका स्त्रवण करती है, HCl या CIF। CIF क्या होता है, एक प्रकार का नेज कारक होता है, मतलब एक फैक्टर की तरह कार्य करता है HCl। इसके बाद आता है पेप्टिक सेल या चिप सेल, जिसे मुख्य कोशिका बोलते हैं, जो किसका स्त्रवण करती है, जाइमोजन का स्त्रवण करती है। तो साथ में पेप्सिनोजन वो प्रोनेनिन का स्त्रवण करती है। अब आता है पेप्सिनोजन और पेप्सिन, अब आता है HCl तथा CIFF। 2 प्रकार की जो जो ग्रंथि जो होती है ना, वो 2 प्रकार की जो ग्रंथि होती है, वो क्या पेरेंटल और ऑक्जेंटिक सेल होती है, 2 प्रकार के कारक स्त्रवण करती है। सबसे पहले HCl और एक CIFF। अब जो HCl होता है वो क्या करता है, सबसे पहले हम देखते हैं HCl क्या करता है। जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, इस आमाशय के अंदर जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, उसको पेप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। ये HCl क्या करता है, पीएच का भी नियंत्रण करता है। आमाशय के अंदर जब भी कोई भोजन आएगा तो उसको पीएच का मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, वो HCl नियंत्रण करेगा। उसके बाद जो ये HCl जो होता है वो रेनिन को भी बदलने, प्रोरेनिन को रेनिन में, प्रोरेनिन क्या एक प्रकार का एंजाइम होता है, निष्क्रिय प्रोटीन होता है। ये भी क्या होता है, पेप्सिनोजन भी एक प्रकार की निष्क्रिय प्रोटीन होती है। जब ये पेप्सिन बदलता है तो क्या एक सक्रिय प्रोटीन में चेंज हो जाती है। और जो प्रोरेनिन होता है वो भी क्या निष्क्रिय प्रोटीन होता है, और रेनिन में चेंज होता है तो कैसा सक्रिय प्रोटीन में चेंज होता है। अब क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ये आमाशय के अंदर प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। हमने देखा जो स्टार्च लेते हैं हम, स्टार्च का मतलब जो गेहूं ने खाते हैं उसके साथ में क्या होता है, स्टार्च प्राप्त होता है। जो स्टार्च हमें क्या होता है कि मूंग गुआ के अंदर लार एमाइलेज उसको पचा देता है। लेकिन जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो मूंग गुआ में नहीं होता है, उसका पाचन जो होता है आमाशय में होता है। आमाशय के साथ में क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। उसी प्रकार के बच्चों में जो दूध का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा, रेनिन द्वारा एंजाइम के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आता है, दूध को पचाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद जो पेप्सिनोजन जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है क्या करता है, अडल्ट मतलब वयस्क में क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। जो जठर रस होता है वो प्रतिदिन कितना 2 से 3 लीटर पर डे निकलता है। तो जठर रस का जो पीएच होता है 1.8 होता है। अब देखते हैं हम आगे की तीसरी जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो बोलते हैं यकृत ग्रंथि पढ़ेंगे। सबसे पहले यकृत ग्रंथि के बाद हम सबसे पहले यकृत के बारे में समझेंगे। यकृत होता है क्या, यकृत क्या होता है, यकृत जो होता है वो क्या होता है, उदर गुहा के नीचे होता है, जो क्या होता है 2 लोबों में विभक्त होता है। लोब मतलब एक तो राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। 2 प्रकार के लोब होते हैं यकृत में। जो राइट लोब होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लोब क्या होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है। जो लेफ्ट लोब होता है वो क्या होता है, एकदम छोटी साइज का होता है। अब इन दोनों लोब से क्या होती है कि 2 प्रकार की नलिका निकलती है, जिसको बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। ये हिपेटिक डक्ट होती है, वो मिलकर दोनों नलिका आगे मिलकर क्या बनाती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है, सहायक नलिका बनाती है। फिर ये नलिका आगे जाती है। इसके बाद क्या होता है, पित्त नली होती है, यानी पित्ताशय से क्या होती है, ये जो पित्ताशय को बोलते हैं गोल क्लोट बेडर। ये क्या होता है, पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय से क्या होता है, पित्त का स्त्रवण होता है। तो पित्त का स्त्रवण होता है तो ये पित्त इस पित्त नलिका के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो पित्त नलिका से आगे बढ़ता है तो पित्त नलिका, और ये क्या होता है, अग्नाशय होता है। यहाँ पर एक अग्नाशय निकलता है, ग्रहणी के एकदम पास में क्या होता है, अग्नाशय होता है। तो पित्त नलिका और अग्नाशय नलिका मिलकर क्या बनाते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। ये मैंने नलिका के बारे में बताया। उसके बाद क्या होता है कि जो नलिका होती है उसके आगे क्या होता है, एम्पुला का पार्ट होता है। एम्पुला जो होता है क्या होता है, ग्रहणी जो होती है, ग्रहणी का एम्पुला में प्रवेश इसके द्वारा होता है। लेकिन हमने देखा था कि पूरे आहार नाल में 5 प्रकार के अवरोध नहीं पाया। अवरोधनी का मतलब होता है फिल्टर। 2 प्रकार के फिल्टर तो हमने आमाशय में देखे थे। सबसे पहला जो फिल्टर होता है कार्डियक फिल्टर होता है, उसके बाद पाइलोरिक फिल्टर, और तीसरा जो फिल्टर देख रहे हैं उसको बोलते हैं
स्पेंडल फिल्टर, इसको बोलते हैं स्पेंड ऑफ ओडाई फिल्टर। ये क्या करता है, जब भी ग्रहणी एम्पुला में आकर खुलती है तो उसका नियंत्रण करने का कार्य करती है। एक प्रकार, अब देख रहे जहाँ पर भी ग्रहणी आकर खुलती है वहाँ पर एक अवरोधनी लगी होती है, इसको बोलते हैं स्पेंडर ऑफ ओडी। जो क्या करता है, अब जैसे समझाता हूँ, जैसे पित्ताशय, अब जब पित्ताशय जब पित्त निकलता है तो पित्त का स्त्रण करने का कार्य कौन करेगा, पित्ताशय करेगा, लेकिन इसका नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अवरोधनी होती है वो इसको नियंत्रण करती है। उसके बाद जो लीवर के बारे में समझेंगे, जो लीवर होते हैं दोनों, ये क्या होते हैं कि राइट तरफ होते हैं। ये तरफ क्या होते हैं कि उदर गुहा के नीचे नीचे दाएं भाग में स्थित होते हैं, तथा दोनों भाग दो लोब होते हैं। इन दोनों लोबे में क्या होता है, कौन सी प्रकार की उत्तक का जो क्वेश्चन आता है कि लीवर में कुछ प्रकार का उत्तक पाया जाता है, तो टिश्यू जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, संयोजी उत्तक होती है, स्मूथ मसल होती है। इसके बाद इन दोनों लोब में क्या होता है, ग्लिंसस कैप्सूल पाया जाता है। ग्लिंसस कैप्सूल का मतलब होता है, इसमें ग्लिंसस कैप्सूल पाए जाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, यकृत के एंजाइम निकलते हैं, इस ग्लिंसस कैप्सूल पाए जाते हैं। अब क्या होता है, लीवर में क्या होता है, जो ये हेपेटिक डक्ट होते हैं, जो ये जो नलिका होती है, यकृत की जो नलिका होती है, उस यकृत की नलिका में एक प्रकार की सेल होती है जिसको बोलते हैं भक्षण सेल। भक्षण सेल बोलते हैं, हिंदी में इसको भक्षण सेल बोलते हैं। इसके बाद इसको शॉर्ट नेम के साइंटिफिक नेम बोलते हैं, इसको कुप्फुर सेल बोलते हैं। ये कुप्फुर सेल क्या करती है, लीवर में पुरानी आरबीसी को नष्ट करती है। मतलब रक्त को क्यों नष्ट करती है, इसलिए नष्ट करती है, क्या होता है, जो लीवर होता है वे ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है। जहाँ इन दोनों लीवर से जब ये रक्त बनता है तो उसको क्या, जो भी पुरानी आरबीसी रक्त के अंदर होती है उसको नष्ट करता है कौन, कुप्फुर सेल। तो पूरे रक्त को आरबीसी को नष्ट, कौन, पुरानी आरबीसी को नष्ट करने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो कुप्फुर सेल जो होती है, जो पुरानी आरबीसी को नष्ट करती है। अब दोनों नलिका, उसके बाद क्या होती है, यकृत पालिका मिलती है, इसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब क्या होता है, अब लीवर के बारे में बताया, लीवर के कार्य बताता है। लीवर के जो कार्य होते हैं वो क्या करता है, पित्त का स्त्रवण करता है तथा उसका संश्लेषण का भी कार्य करता है। संश्लेषण का मतलब उसका होता है जो भी इसके अंदर रक्त बनता है उसका क्या करता है, उसको सही करता है, वो शुद्ध बनाने का कार्य करता है। उसके बाद हम देखते हैं लीवर के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपपचय भी करता है, पित्त का संग्रहण भी करता है, वसा का संग्रहण भी करता है। अब यूरिया का निर्माण कैसे होता है, यकृत में यूरिया का निर्माण एक कार्बोनियस चक्र के द्वारा होता है। जैसे कि बताऊं कि अमोनिया एसिड का सबसे पहले यकृत में अमोनिया एसिड का क्या होता है, विअमीनीकरण होता है। विअमीनीकरण के बाद अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का मतलब यूरिया का निर्माण कैसे होता है, एक प्रकार का आर्थोनीय चक्र होता है। यकृत के अंदर कौन सा चक्र होता है, आर्थोनीय चक्र होता है, जिसके द्वारा जो अमोनिया एसिड होता है वो अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो कुप्फुर सेल मैंने बताई थी, कुप्फुर सेल जो होती है वो हिपेटिक डक्ट में होती है। तो हिपेटिक के अंदर जो कुप्फुर कोशिका होती है वो क्या करती है, इसके अंदर कुप्फुर जो कोशिका होती है क्या करती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 का भी संक्रमण करती है। ये तीसरी सबसे सहायक ग्रंथि है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है तथा सहायक ग्रंथि की चौथी ग्रंथि होती है। उसके बाद लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, लार ग्रंथि के बारे में मैंने पहले बता दी है। और अब लास्ट चौथी अग्नाशय ग्रंथि। अब हम सहायक ग्रंथियों के आगे चौथी ग्रंथि देखेंगे जो अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि होती है वो क्यों होती है, यह मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है, और दूसरी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो पेनक्रेटिक जूस मतलब अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है क्या होती है, बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी। बहिस्रावी का मतलब होता है बाहर की तरफ भी होती है और एक अंतर की तरफ भी होती है। मतलब अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका युक्त होती है। कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। बल्कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, नलिका विहीन होती है। जो क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है, बल्कि जो बहिस्रावी होती है क्या होती है, एंजाइम रिलीज करती है। अब क्या होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि होती कहाँ है, तो देखते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि होती कहाँ है। तो देखो अमाशय के ठीक नीचे क्या होती है, अमाशय के ठीक नीचे क्या होती है, ये एक अग्नाशय ग्रंथि होती है जो पीले रंग की होती है। कैसी होती है, पीले रंग की जो ग्रंथि होती है। ये किसके पास में होती है, क्वेश्चन आता है, तो ये ग्रहणी के पास में होती है। यू आकार की ग्रहणी के एकदम पास में होती है अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब ये अग्नाशय ग्रंथि होती है वो क्या होती है कि हेट्रोक्लाइन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम दोनों प्रकार की, मैंने देखा दो प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, एक तो बहिस्रावी ग्रंथि और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। जो बहिस्रावी जो ग्रंथि है, जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो क्या करती है, एंजाइम रिलीज करती है। एक तो एसिनाइन एंजाइम और दूसरा जो एंजाइम होता है वो क्या करता है,
एंजाइम जो रिलीज करता है वो प्रोटीन एंजाइम होता है, दूसरा लिपिड एंजाइम होता है, जो स्टार्च एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइड एंजाइम होता है। ये क्या होता है कि जो भी हम भोजन खाते हैं, जैसे कि प्रोटीन खाते हैं, लिपिड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं या न्यूक्लिक एसिड खाते हैं, वो क्या करता है उसको पचाने का कार्य करती है। और जो ये पेनक्रियाटिक जूस है वो क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का मतलब होता है कि जो भी हम पाचन करते हैं सबसे ज़्यादा एंजाइम का कार्य यही करता है, मतलब सबसे ज़्यादा भोजन को पचाने वाला जूस जो होता है वो यही होता है। दूसरा जो जूस होता है वो कौन सा, दूसरा जो एंजाइम होता है वो क्या, लार एमाइलेज होता है। जो लार एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, मुख गुहा के अंदर, लार के अंदर उपस्थित होता है, जो क्या करता है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, वो भी कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाता है और ये भी कंप्लीट डाइजेस्टिव। लेकिन वो क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, और ये क्या करते हैं, जितने भी जो फूड होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जितने भी फूड होते हैं उसको पचाने का कार्य करता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है। और साथ में उसमें क्या होता है, लेग हेरेंस की दीपिका होती है। लेग हेरेंस की दीपिका मतलब क्या होता है, जो जैसे कि जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय के अंदर क्या होता है कि कुछ लेग हेरेंस की दीपिका होता है, जिसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसमें अल्फा सेल, दूसरी जो बीटा सेल और तीसरी है डेल्टा सेल। जो अल्फा सेल होती है वो किसका रिलीज करती है, ग्लूकेगॉन का रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ग्लूकेगॉन जो होता है शरीर के ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको लेवल को नियंत्रण करता है। ग्लूकेगॉन ब्लड के अंदर शुगर लेवल को नियंत्रण करता है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोगॉन की मात्रा बढ़ गई तो हम हमारे अंदर, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगर हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया, कौन सा, हाइपर मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब बढ़ रहा है और हाइपो मतलब घटना, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और वहीं देखते हैं जो बीटा सेल होती है वो किसका रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। अब ये करता है, अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो गई तो ब्लड के शुगर लेवल को कम कर देता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। अब तीसरा जो सेल होती है वो कौन सी होती है, डेल्टा सेल होती है, जो किसका रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का रिलीज करती है। सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन रिलीज करती है। ये जो हार्मोन होता है वो संदमित हार्मोन होता है, इनहेबिट हार्मोन होता है। इनहेबिट का मतलब होता है जो अल्फा और जो बीटा कोशिका उसको रोकने का, मतलब इनहेबिट का मतलब उसको इनहेबिट करने का कार्य करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है अग्नाशय रस का स्त्रवण करती है। अग्नाशय रस जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। जो बहिस्रावी होती है वो एंजाइम रिलीज करती है और अंतःस्रावी होती है वो हार्मोन रिलीज होती है। जो हार्मोन होते हैं वो कोशिकाओं से रिलीज होते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से कौन सी, फिर से मैं बताता हूँ, जो अल्फा सेल होती है, पिछले ग्लूकेगॉन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होता है। अगर कोशिका का नाम पूछे कौन सी कोशिका से रिलीज होता है तो ग्लूकेगॉन जो कौन सी कोशिका से रिलीज होता है, अल्फा सेल से। और अगर पूछे इंसुलिन किस ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। और अगर पूछे उसकी कोशिका का नाम पूछे किस कोशिका से रिलीज होता है, वो बीटा सेल से रिलीज होता है। अगर पूछे सोमेटोस्टेटिन का कार्य क्या है, तो सोमेटोस्टेटिन का जो कार्य वो क्या करता है, अल्फा और बीटा दोनों सेल को संदर्भित इनहेबिट का कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, किस कारण से ब्लड का शुगर लेवल है, अगर जहाँ पर ब्लड के अंदर ग्लूकेगॉन की मात्रा अगर बढ़ गई तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या, कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि ये सहायक ग्रंथियाँ 4 प्रकार की हमने ग्रंथियाँ देख ली। अब हम देखते हैं छोटी हाथ के अंदर भी कुछ ग्लैंड होती है। एक तो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है और दूसरा क्राइब्स ऑफ लिबरकुन होती है। ये किसका स्त्रवण करती है, स्टेंटाइन जूस का, मतलब तो छोटी हाथ के जूस का स्त्रवण करती है। जैसा कि हमने पाचन तंत्र के बारे में बताया, अब ये पूरा पाचन तंत्र में हमने तुमको आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों का पूरा बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।